हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को पढ़ेंगे। एक्चुअल में दोस्तों इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत जो आपकी यूनिट्स हैं, लास्ट की जो यूनिट्स हैं, तो उन्हें पूरा कवर कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं हर यूनिट्स में, तो हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में आपको भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों को भी समझना है, तो ये आज का टॉपिक हमने उठाया है। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें सिलेबस से ही हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस है या कुछ नहीं है। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। आप मतलब हो सकता है कि कोई चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की गई हो सिलेबस में, लेकिन अगर मैंने वीडियो बनाई है तो वो आपका सिलेबस ही है। तो आते हैं अब टॉपिक पर। तो यहाँ पर हमें पहले यूरोपीय संघ के बारे में थोड़ा सा समझना है, फिर देखना है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच कैसे संबंध हैं। देखिए दोस्तों, यूरोपीय संघ यूरोप के 27 संप्रभु सदस्य देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसकी स्थापना maastricht संधि से हुई थी। देखिए, एक संधि की गई थी जिसका नाम है maastricht संधि। 1993 की एक संधि थी ये, जिसके तहत यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, ठीक है। देखो, यूरोपीय संघ में अभी कुछ समय पहले 28 कंट्रीज थी, 28 देश थे, लेकिन क्योंकि 2020 में यूनाइटेड किंगडम जो है वो इस यूरोपीय संघ से अलग हो जाता है, इसलिए यहाँ पर अभी 27 देश ही हैं यूरोपीय संघ के सदस्य। और बहुत कम शब्दों में समझिए कि यूरोपीय संघ एक जो यूरोपीय देश हैं, स्पेशली ये जो 27 यूरोपीय देश हैं, इनका एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। आर्थिक संघ मतलब व्यापार वगैरह को बढ़ावा देना, आपस में ट्रेड वगैरह करना, आर्थिक रूप से एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना। और राजनीतिक संगठन मतलब सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। विश्व में इसकी भी एक अलग पॉलिटिकल वैल्यू है इस संघ की। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं यूरोपीय संघ का। यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट रूप से आप समझिए कि अचानक से यूरोपीय संघ सामने नहीं आ गया। ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से यूरोपीय देशों को लगा कि हमें एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक संघ बनाना चाहिए और चलो 1993 में हम इसे बना लेते हैं। तो अचानक से नहीं हुआ, इसकी प्रक्रिया बहुत समय पहले से ही शुरू हो गई थी। कैसे हुई थी? तो 1952 से ही एक छोटा सा संघ बना था, 6 सदस्य देश थे उस समय इसके, और तभी से ये प्रक्रिया शुरू हुई और फिर आगे चलकर 1993 में यूरोपीय संघ स्पष्ट रूप से सामने आता है। अब थोड़ा शुरुआत से समझते हैं। यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों के बीच 1952 कोयला और इस्पात उत्पादन को एक आम बाजार में रखकर उनकी संप्रभुता के हिस्से को खत्म करने हेतु पेरिस संधि के तहत यूरोपीय कोल एवं स्टील कम्युनिटी यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई थी। इसमें केवल 6 सदस्य बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड शामिल थे। यह 1957 में रोम की संधि के तहत यूरोपीय आर्थिक समुदाय था और जो कि बाद में यूरोपीय समुदाय बनकर उभरा। तो देखिए दोस्तों, 1952 में ये शुरुआत हुई कि कुछ यूरोपीय देश आपस में साथ आए और उन्होंने जो उनका कोयला और जो इस्पात का जो उत्पादन था, कोल और स्टील यानी कि इस्पात का जो उत्पादन था, उसको आपस में एक आम बाजार में रखने के लिए, आम बाजार में रखने का मतलब है कि जो स्टेट थे, जो मतलब राज्य थे, जो सरकारें थी, वो अपना नियंत्रण छोड़ दें कोयले और इस्पात के व्यापार पर। काफ़ी स्वतंत्र रूप से ये जो बाज़ार था, जो मार्केट था, उसमें आम रूप से खुले रूप से बेचा जाए। तो इसके लिए स्टील कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की गई थी, जिसे ECSC कहा जाता था। 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर यही 1957 में EC बन गया, यूरोपीय समुदाय बन गया। सारी चीज़ें कंक्लूड की जाएंगी, समझ में आएंगी, बस अभी आप थोड़ा सा इसे समझिए। जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है अभी ये क्लियर हो जाएंगे। यूरोपीय समुदाय का प्रारंभिक ध्यान एक यूरोपीय समुदाय का प्रारंभिक ध्यान एक सामान्य कृषि नीति के साथ साथ सीमा शुल्क की बाधाओं को खत्म करना था। यूरोपीय समुदाय मूल रूप से 1973 में विस्तारित हुआ, जब डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम इसके भाग बने। यूरोपीय संसद ने 1979 में प्रत्यक्ष रूप से कार्यभार संभाला। अब इसके आगे बाद 1986 में सिंगल यूरोपीय अधिनियम पारित किया गया। अब ये क्या था, इसको भी एक बार पढ़ना है हमें।
तो इस अधिनियम को यूरोपीय समुदाय द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसने अपने सदस्य देशों को उनके आर्थिक विलय हेतु एक समय सारिणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध किया और एक अलग यूरोपीय मुद्रा एवं साझा विदेशी तथा घरेलू नीतियों को स्थापित किया। अब यहाँ पर बात को समझिए, बिल्कुल इजी पॉइंट्स में यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो, स्टार्टिंग में 1952 में कुछ यूरोपीय देश, स्पेशली 6 देश बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड आपस में सहयोग करते हैं और एक कोयला और इस्पात उत्पादन को मतलब कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना करते हैं। इन 6 सदस्य देशों के द्वारा कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की जाती है। ये किस लिए आता है? ये ग्रुप सामने इसलिए आता है ताकि कोयला और इस्पात के उत्पादन को आम बाजार में लाया जा सके। ठीक है, 1952 में ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो 1957 में ये कोयला और स्टील को लेकर ये जो कम्युनिटी बनाई गई थी, समुदाय बना था। अब 1957 में ये यूरोपीय समुदाय कहलाने लगता है। ठीक है, ये यूरोपीय समुदाय कहलाने लगता है। इसके बाद अब यही यूरोपीय समुदाय अब अपने उद्देश्यों को थोड़ा बढ़ाने लगता है, जैसे कि व्यापार से संबंधित जो सीमा शुल्क थे, जो बाउंड्री क्रॉस करने पर जो टैक्स लगता था, जो आयात कर वगैरह लगते थे, उसको ख़त्म करने की बात करने लगा। मतलब अब उद्देश्य बहुत ज़्यादा बढ़ गए यूरोपीय समुदाय के। अब धीरे धीरे इसने फिर 1973 में इसने अपने सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी। डेनमार्क, आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम जैसे बड़े देश इसमें इस सदस्य यूरोपीय समुदाय में शामिल हो गए। और फिर यूरोपीय संसद की फिर 1979 में यूरोपीय संसद भी सामने आ गई, उसने भी अपना कार्यभार संभाला। मतलब यूरोपीय समुदाय की अपनी एक संसद भी स्थापित कर ली गई। इसके बाद फिर 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया संसद के द्वारा, यूरोपीय संसद के द्वारा, जिसके तहत यूरोप के लिए एक जैसी मतलब यूरोपीय मुद्रा यूरो सामने आई कि एक मतलब जो यूरोपीय देश आपस में जब व्यापार करेंगे तो उनकी मुद्रा सेम होगी, यूरो से वो व्यापार करेंगे तो एकल मुद्रा का विचार लाया गया, एक अलग मुद्रा का विचार लाया गया और आपस में कई सारे आर्थिक सहयोगों को बढ़ाने का भी मतलब यहाँ पर विचार सामने रखा गया। और इस 1986 के अधिनियम के बाद ही 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो जाती है। तो यहाँ पे आपको इतिहास समझ में आ गया। 1952 से शुरू हुआ था यूरोपीय संघ बनाने का इतिहास और फिर 1993 में स्पष्ट रूप से यूरोपीय संघ सामने आता है। अगर नॉर्मली आप गूगल पर भी सर्च करेंगे कि यूरोपीय संघ की या यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी, तो डायरेक्ट वही यही लिखा आएगा कि 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन फिर भी आपको समझना है ज़मीनी स्तर पर कि इसकी जो शुरुआत थी वो काफ़ी लंबे समय से पहले हुई थी। पहले कोयला और स्टील कम्युनिटी स्थापित की गई थी, फिर वो यूरोपीय समुदाय बना, फिर यूरोपीय समुदाय से 1993 में आगे चलकर 1993 में यूरोपीय संघ सामने आ गया। तो यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। यहाँ तक हमने एक हल्का सा इतिहास भी समझ लिया। अब इसके उद्देश्य क्या है प्रमुख, तो इसको भी हम देख लेते हैं। शांति को बढ़ावा देना, यूरोपीय संघ के मूल्यों का अनुपालन करना और राष्ट्रों के जीवन यापन के स्तर में सुधार करना। अब देखो, शांति को, जो यूरोप है वहाँ पर शांति को स्थापित करना, विश्व में शांति को स्थापित करना, बढ़ावा देना, यूरोपीय संघ के जो भी नियम वगैरह हैं, जो मूल्य हैं, उनको मानना, डिसिप्लिन में रहना। साथ में जो आपस में ये जो राष्ट्र हैं यूरोपीय संघ के, इन यूरोपीय संघ के जो राष्ट्र हैं, यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार हो, ये इनका एक उद्देश्य है। एक आंतरिक बाजार स्थापित करना, यूरोपीय जो देश है उनके बीच एक ऐसा व्यापार स्थापित करना जो सभी यूरोपीय देशों के लिए फ़ायदेमंद हो। पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करना, तो मतलब पर्यावरण से संबंधित जो मामले हैं उसमें सुधार करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमने इसके उद्देश्य को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ का एक संस्थापक सदस्य था, लेकिन 2020 में इसने संगठन की सदस्यता छोड़ दी। इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि यूरो क्षेत्र में यूरोपीय संघ के 20 सदस्य देश शामिल हैं। क्रोएशिया 2023 में इस क्षेत्र में शामिल होने वाला नवीनतम देश है। मतलब ये कि कहने को तो 27 देश अभी शामिल हैं यूरोपीय संघ में, ठीक है, जो यूरोपीय यूनियन है उसमें 27 देश शामिल हैं, लेकिन सभी ने अभी तक यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है। केवल 20 या मोस्ट ऑफ जो 20 कंट्रीज़ हैं उन्होंने यूरो मुद्रा को अपना लिया है व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे बात को समझिए, यूरोपीय संघ ने अपने
अपने लिए एक समान मुद्रा, एक ऐसी मुद्रा का इजाद किया, एक ऐसी मुद्रा बनाई जिससे कि आपस में सभी यूरोपीय देश व्यापार करें। ठीक है, उस मुद्रा का नाम यूरो है। तो यूरो मुद्रा को अपनाने वाले केवल अभी 20 देश ही हैं। 7 और भी देश हैं जिन्होंने अभी यूरो मुद्रा को नहीं अपनाया है। वो अभी भी अपने देश की जो करेंसी है उसी के तहत व्यापार करना पसंद कर रहे हैं, या जो डॉलर वगैरह है उससे व्यापार कर रहे हैं। इसके साथ ही यूरोपीय संघ का अपना ध्वज, गान और आदर्श वाक्य यानी कि यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी है। इसके साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें तो यूरोपीय संघ का अपना एक ध्वज है। मैप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया है, आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का इसका मैप है। इसके साथ ही इनका अपना एक गान है, एक राष्ट्रगान की तरह अब इनका भी अपना एक गान है, और एक मोटो है, यहाँ पर एक वाक्य है, यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, मतलब यूनाइट है पूरा यूरोप, जो यूरोपीय संघ है वो यूनिटी को, एकता को दर्शाता है, डाइवर्सिटी में, विविधता में। अब डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पर भारत यूरोपीय संघ की। तो यूरोपीय संघ के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों की। भारत यूरोपीय संघ के संबंधों की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। भारत 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ समुदाय के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करने वाले प्राथमिक देशों में से एक था। 1993 में एक आम राजनीतिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1994 में यूरोपीय संघ व भारत के बीच सहयोग समझौते का विस्तार किया गया था। तो देखिए दोस्तों, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ आरंभिक रूप में ही काफ़ी अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो प्राथमिक देशों में से भारत शामिल था जिन्होंने राजनीतिक संबंध बहुत ही जल्दी यूरोपीय संघ के साथ स्थापित कर लिए थे। 1993 में एक आम राजनीतिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे और 1994 में यूरोपीय संघ व भारत के बीच सहयोग समझौते का भी विस्तार किया गया। कहने का मतलब है कि 1960 में जो यूरोपीय समुदाय वगैरह था उससे भारत ने अपने संबंध स्थापित किए थे। फिर 1993 में भारत ने जो यूरोपीय संघ बना उससे अपने संबंध स्थापित किए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, यहाँ पे परिप्रेक्ष्य होगा, भारतीय परिप्रेक्ष्य से देखें तो यूरोपीय संघ भारत के साथ सहयोग, शांति का समर्थन, रोजगार सृजन, लाभकारी विकास को बढ़ावा दे सकता है। तो भारत की नज़र से देखें तो यूरोपीय संघ भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। यूरोपीय संघ का साथ, जैसे कि शांति को बढ़ावा देने में काफ़ी सहयोग कर सकता है यूरोपीय संघ, रोजगार का सृजन करने में मददगार साबित हो सकता है, लाभकारी विकास को बढ़ावा दे सकता है और सतत विकास की गति प्रदान कर सकता है। सतत विकास मतलब हमेशा विकास होता रहे। इस प्रकार यूरोपीय संघ और भारत स्वाभाविक साथी की भांति महसूस करते हैं और उन्हें खुलेपन मतलब फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार का लाभ उठाने की आवश्यकता है। ठीक है, काफ़ी एक विश्वासी साथी के रूप में ये दोनों आपस में महसूस करते हैं, यूरोपीय संघ और भारत। यहाँ पर आपको जितनी बातें समझ में आएंगी बस उन्हीं पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपको रटना नहीं है, यहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा रटना। जितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं बस आप समझते चलें टॉपिक को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यूरोपीय संघ भारत के सतत विकास का समर्थन करने में एक स्वाभाविक साथी है। टिकाऊ संरचना, परिवहन, गैर परिप्रेक्षी फ्रेम, अप्रत्यक्ष मितव्ययिता, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटलीकरण में यूरोपीय संघ के, ये वर्ड यहाँ पे नहीं होगा, तो यूरोपीय संघ के प्रौद्योगिकी से संसाधन प्रभावी मितव्ययिता के लिए भारत में जारी संक्रमण और वैश्विक कनेक्टिविटी को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही उद्यमों को नए व्यवसाय और निवेश की पहलों से लाभ होगा। कहने का मतलब यह है कि यूरोपीय संघ के साथ जो संबंध है वो भारत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकते हैं। एक टिकाऊ संरचना का विकास हो सकता है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है, भारत को प्रौद्योगिकी का लाभ मिल सकता है, डिजिटलीकरण है इसका लाभ भारत को मिल सकता है। साथ में कनेक्टिविटी, वैश्विक कनेक्टिविटी भारत में बढ़ेगी, जिससे कि जो कनेक्टिविटी है वो यूरोपीय संघ और भारत के बीच बढ़ेगी। तो दोनों ही देश जब साथ में आते हैं तो ये फ़ायदा होता है। इसके साथ ही भारत को निवेशक मिलेंगे बाहर से। भारत यूरोपीय संघ के मध्य मुख्य रूप से विश्वास और एक जुनून रहा है ताकि भारत और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से कनेक्टिविटी लागू कर सकें, जो कि प्रतिबद्धताओं का मतलब होता है जो भी नियम वगैरह या समझौते होते हैं उनको लागू करना, और स्थायी संपर्क के पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों पर आधारित है, जो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, कानून के शासन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के अनुरूप है। अब यहाँ पे बात को समझिए,
यहाँ पे सिंपल सा मैं बताता हूँ, ये जो 2 पैराग्राफ हैं, यहाँ पे 2-3 पैराग्राफ हैं, इनको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा जी। ये हो गया, ये हो गया, ये याद करना डिफ़िकल्ट होगा। यहाँ पे एक कंक्लूज़न के तहत आप यहाँ पे इस बात को समझिए कि भारत और यूरोपीय संघ अगर संबंध स्थापित करते हैं तो भारत के लिए, दोनों दोनों ही पक्षों के लिए एक सबसे अच्छा लाभ ये है कि शांति का समर्थन किया जाएगा। दोनों के ही सहयोग से शांति विश्व में लाई जा सकती है, और भारत के लिए ये अच्छा है कि रोजगार का सृजन होगा और एक लाभकारी विकास हो सकता है, और फ्री ट्रेड, दोनों ही देशों के बीच फ्री ट्रेड हो सकता है। ये काफ़ी अच्छी संभावना है। और सबसे बड़ी चीज़, कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य जैसे जैसे संबंध और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, तो दोनों ही देश संयुक्त जो कनेक्टिविटी है, विश्व में जो कनेक्टिविटी है, जैसे कि पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, या जो हवाई जहाज़ वगैरह के, या एयर के थ्रू, या ज़मीन के थ्रू जो कनेक्टिविटी है, एक देश से दूसरे देश में जुड़ना, तो ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है, कनेक्टिविटी और तेज़ हो सकती है, ये सारी चीज़ें आएंगी। और दोनों ही, जो यूरोपीय संघ और जो भारत है, दोनों ही लोकतांत्रिक हैं। यूरोपीय संघ में भी जितने देश हैं वो गणतांत्रिक ही हैं, और भारत भी एक बहुत बड़ा गणतांत्रिक देश है। तो दोनों ही जब आपस में बैठते हैं या संबंध बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को लागू किया जाएगा, नैतिक वैल्यूज़ को लागू किया जाएगा, कानून के शासन की बात की जाएगी, और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून वगैरह हैं उनका सम्मान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, बस यही आपको यहाँ पर समझना था। पहला भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 28 जून 2000 को लिस्बन में आयोजित किया गया था, जिसने संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। पहला, अगर हम बात करें यूरोपीय संघ के साथ, जब 1993 में यूरोपीय संघ बना, तो भारत और यूरोपीय संघ का जो पहली वार्ता थी, शिखर सम्मेलन, वो 28 जून 2000 सन 2000 में हुई थी। तब से भारत और यूरोपीय संघ के बीच 14 आवधिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया। मतलब पहले व्यापार से संबंधित बात की जा रही थी, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की बात की जा रही थी। अब 2004 में जब सम्मेलन हुआ तो रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया। मतलब अब राजनीतिक तौर पर सेना से संबंधित बातें की जाने लगी। अब सेना को टेक्नोलॉजी देने से संबंधित बातें की जाने लगी। एक राजनीतिक रूप से मजबूत बनाने की एक दूसरे को कोशिश की जाने लगी। 14वां शिखर सम्मेलन 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। मंत्री जयशंकर ने कहा कि कनेक्टिविटी अब भारत और यूरोपीय संघ के बीच जुड़ाव के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। जो कनेक्टिविटी है वो दोनों ही देशों को, दोनों ही ग्रुप्स को काफ़ी अच्छे से जोड़ता है। डिजिटल कनेक्टिविटी भारत यूरोपीय संघ के सहयोग का एक क्षेत्र भी हो सकता है, क्योंकि डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और डेटा जब्ती एक आवश्यक पहलू है। अब दोनों ही देशों के बीच जो कनेक्टिविटी है उसमें डिजिटल कनेक्टिविटी भी शामिल है। डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब है कि इंटरनेट के माध्यम से दोनों देशों का जुड़ाव होना, इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, तो दोनों देशों का आपस में एक साथ आना लाजमी है। एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार एक नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि यूरोपीय संघ और भारत प्रभावी बहुपक्षवाद और वैश्विक लाभदायक शासन लागू करें। देखिए दोस्तों, जो यूरोपीय संघ है वो भी चाहता है कि जो विश्व है वो बहुध्रुवीय हो, मतलब एक देश ही शक्तिशाली ना हो, विश्व में सभी देश शक्तिशाली हों, मतलब ऐसा ना हो कि किसी एक का दबदबा हो। भारत भी यही चाहता है और भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो ऐसे में दोनों साथ में आना दोनों का काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। दोनों साथ में आकर बहुध्रुवीयता को बढ़ावा दे सकते हैं। अब यहाँ तक इतनी बातें की, ठीक थी यहाँ तक बातें। अब यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं तो थोड़ा ध्यान से समझना। अब और एक चीज़ यहाँ पे कहूँगा, कभी कभी मैं देश बोल देता हूँ यूरोपीय संघ को, तो आप देश नहीं लिखेंगे, वहाँ पे एक पक्ष लिख सकते हैं कि दोनों ही पक्ष, या यूरोपीय संघ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वहाँ पर। अब बात करें आगे, तो दोनों साझेदार, ये जो दोनों साझेदार हैं यूरोपीय संघ और भारत, इनमें लगभग 9 वर्षों बाद BTIA पर वार्ता पुनः आरंभ कर रहे हैं। यह BTIA मुक्त व्यापार समझौते का एक रूप है। वर्ष 2013 से पहले की वार्ताओं को रोक दिया गया था। इन वार्ताओं को समझौते के दायरे और अपेक्षाओं को लेकर विद्वान मतभेदों के कारण रोका गया था।
अब देखिए दोस्तों, BTIA ये व्यापार को लेकर, स्पेशली मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड, कोई मतलब टैक्स वगैरह नहीं लगा जाएगा, चाहे हम यूरोपीय संघ से कोई सामान लाएं या हम यूरोपीय संघ को कुछ आयात करें, निर्यात करें, सॉरी। तो ये मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित एक समझौता है BTIA। इस पर दोबारा से वार्ता शुरू कर दी गई है, ठीक है। इस पर भी वार्ता लगातार जारी है। देखो कई सारे नियम वगैरह होते हैं ना, जैसे कि समझौते में हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, हर देश चाहता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि यूरोपीय संघ ज़्यादा विकसित देश है, तो भारत भी चाहता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा लाभ मिले। और ऊपर से ये जो समझौते होते हैं काफ़ी सोच विचार कर, काफ़ी भविष्य को देख कर ये तय किए जाते हैं। तो 2013 में बात शुरू हुई थी मुक्त व्यापार समझौते को लेकर, लेकिन उस समय से रोक दिया गया, कुछ मतभेद सामने आ गए थे, लेकिन फिर से अभी से शुरू कर दिया गया है। और देख भी रहे हैं कि मुक्त व्यापार से संबंधित कई क्षेत्रों में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लागू भी किए जा रहे हैं नियम। तो ये FTA यानी कि मुक्त व्यापार समझौता के तहत व्यापार, निवेश और भौगोलिक संकेत पर समझौते शामिल हैं। व्यापार को लेकर समझौता है इसमें शामिल, निवेश को, इन्वेस्टमेंट को लेकर समझौता है, और भौगोलिक संकेत, लोकेशन को लेकर। कई बार लोकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, तो भौगोलिक जो संकेत हैं, जोग्राफिकल जो इंडिकेटर हैं, इनको लेकर भी समझौते हुए हैं। अब भारत और यूरोपीय संघ, भारत के लिए यूरोपीय संघ का क्या महत्व है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक है, तो इसको थोड़ा आप देख लीजिए। ये एक टॉपिक है पूरा का पूरा, इसे मैं हाईलाइट करना भूल गया। तो भारत के लिए यूरोपीय संघ का महत्व, यह भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में मदद करेगा। वहीं घरेलू निर्माताओं को यूरोपीय संघ के सस्ते आयात तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। मतलब यूरोपीय संघ से कोई सामान आता है कोई सस्ता, तो वो मिल सकता है हमें। और साथ में जो भारत के जो निर्यातक लोग हैं, जो सामान बेचने वाले लोग हैं, उनको ये फ़ायदा है कि वो यूरोपीय बाज़ारों में अपना सामान भेज सकते हैं, कंपटीशन में शामिल हो सकते हैं भारतीय व्यापारी। इसके साथ ही यूरोपीय संघ को भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकास का मुख्य स्रोत माना जाता है। मुक्त व्यापार समझौता मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और विकास में, क्योंकि देखो यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो विकसित हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। जर्मनी शामिल है, जर्मनी सेकंड कंट्री है जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में हमें दिखाई देती है। तो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण एक मुख्य स्रोत रहा है यूरोपीय संघ से भारत में, तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यूरोपीय संघ को भी काफ़ी फ़ायदा है, जैसे कि यूरोपीय संघ भी एक बड़े बाजार की तलाश कर रहा है, क्योंकि यूरोपीय संघ के भीतर व्यापार स्थिर हो गया है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम के साथ भी उसका व्यापार कम हो रहा है। अब क्योंकि यूनाइटेड किंगडम वैसे भी हट चुका है EU से, यानी कि यूरोपीय यूनियन से हट चुका है यूनाइटेड किंगडम, तो इसका व्यापार स्वाभाविक रूप से इससे कम हुआ है। साथ में यूरोपीय संघ का जो आपस में व्यापार है, इन देशों में आपस में जो व्यापार है वो स्थिर हो चुका है। स्थिर मतलब लगभग अब वो उतना ही है, वो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही, कमी भी नहीं हो रही, लेकिन ज़्यादा बढ़ोतरी भी व्यापार में नहीं हो रही। तो इनको भी एक नया बाज़ार चाहिए, और भारत से अच्छा बाज़ार आज के टाइम पर इन्हें कहाँ मिलेगा। तो इसीलिए ये भी चाहते हैं कि भारत के साथ समझौता किया जाए। कुछ और भी बातें हैं, इन्हें भी हमें समझना है। देखो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट ऐसा ही होता है, इसमें हमें काफ़ी डीपली जो करंट में चीज़ें चल रही हैं वो भी पढ़नी पड़ती हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ, देखिए 2021 और 22 में भारत का यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार 116.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। तो बहुत बड़ा था, ये व्यापार बहुत बड़ा था। मुक्त व्यापार समझौते के अलावा निम्नलिखित समझौते पर भी वार्ता शुरू हुई है। अब देखो मुक्त व्यापार समझौते पर अभी हमने देखा कि मुक्त व्यापार समझौते के ऊपर वार्ता दोबारा से शुरू हो गई है, जो कि 2013 में रुक गई थी। तो मुक्त व्यापार समझौते से संबंधित वार्ताएं हो रही हैं, मीटिंग वगैरह हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, बातें की जा रही हैं। और कुछ समझौते और मुक्त व्यापार के अलावा भी कुछ समझौते हैं, इनको भी अभी हम देख लेते हैं क्या है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप, एक है पृथक निवेश संरक्षण समझौता IPA, इस पर भी बातचीत हो रही है। IPA, अब ये IPA है क्या? देखो IPA के द्वारा जो निजी जो नागरिक हैं वो अपना पैसा किसी देश में लगा सकते हैं। किसी देश का मतलब भारत के जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूरोप के किसी देश में, यूरोपीय संघ से संबंधित किसी देश में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
या यूरोपीय संघ का कोई देश है वो भारत में कोई देश यूरोपीय संघ का किसी देश का कोई नागरिक है तो वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये निवेश को सुरक्षा देना, निवेश से संबंधित नियम वगैरह अच्छे से लागू करना, यही है पृथक निवेश संरक्षण समझौता IPA। तो IPA को लागू किया गया है। साथ में ही भौगोलिक संकेतक जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है, लोकेशन से संबंधित जो समझौता है वो भी किया गया है। इस पर भी वार्ताएं और हो रही हैं, अभी वार्ताएं हो ही रही हैं। भौगोलिक संकेतक समझौता उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारदर्शी और पूर्वानुमान आधारित विनियामक परिवेश स्थापित करता है। मतलब व्यापार में ये काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है भौगोलिक संकेतक। इसके साथ ही दोस्तों दोनों पक्ष आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिक परिषद की स्थापना करने हेतु सहमत हुए हैं। अब देखिए दोनों ही पक्ष जो हैं वो आपस में आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए यूरोपीय संघ भारत व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद बनाने पर सहमत हुए हैं कि एक परिषद बनाई जाएगी जो कि हमारे आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करेगी। इसके साथ ही दोस्तों भारत एवं यूरोपीय आयोग जो ये इस परिषद है, भारत यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद गठित करने पर सहमत हुए हैं। मतलब एक और परिषद गठित, दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यूरोपीय संघ और भारत एक और परिषद बनाने पर सहमत हुए हैं। भारत और यूरोपीय जो संघ है वो एक और परिषद बनाने पर सहमत हुए हैं, भारत यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद। दोस्तों यहाँ पे एक गलती हो गई, ये जो परिषद है वो दूसरी नहीं, वो पहली वाली परिषद है, एक ही परिषद है यहाँ पर, यूरोपीय संघ भारत व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद। बात तो वही है, यहाँ पे भी वही लिखा है और यहाँ पे भी वही लिखा है। तो अब यहाँ पर आप बस इतना समझिए कि दोनों ही जो पक्ष हैं वो अपने आर्थिक और तकनीकी संबंधों को मजबूत करने के लिए एक परिषद भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद बनाने पर सहमत हुए, जिसे नॉर्मली TTC कहा जाता है। ठीक है, टी से ट्रेड होगा, टेक्नोलॉजिकल होगा। ठीक है, अब ये है क्या, तो इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं। देखिए ये जो परिषद है TTC, ये दोनों पक्षों के बीच एक रणनीतिक समन्वय तंत्र के रूप में कार्य करेगी। यह परिषद दोनों भागीदारों को व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा के मामले में सामने आई चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। साथ ही यूरोपीय संघ और भारत के बीच इन क्षेत्रों में सहयोग को बेहतर करेगी। मतलब ये है कि व्यापार और तकनीक से संबंधित जो सहयोग है उसको बढ़ावा देगी ये परिषद। साथ में नियंत्रण रखेगी, एक सारी चीज़ें सही से हो रही हैं या नहीं हो रही, किस तरह से उनको और बेहतर किया जा सकता है, इस पर काम करेगी ये परिषद। भारत ने पहली बार किसी पक्ष के साथ इस तरह का समझौता किया है, वहीं यह यूरोपीय संघ के लिए ऐसा दूसरा समझौता है। जो यूरोपीय संघ है उसने वर्ष 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ US EU TTC समझौता किया था। इस अनिश्चित वैश्विक रणनीतिक परिवेश में EU ने यानी कि यूरोपीय संघ के साथ भारत की ऐसी साझेदारी भारत के बढ़ते राजनीतिक महत्व को दर्शाती है। देखिए दोस्तों ये जो TTC का समझौता था वो बहुत अहमियत रखता है भारत के लिए। भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात हम इसके महत्व को समझ सकते हैं कि भारत ने पहली बार ऐसा कोई समझौता किसी के साथ किया है। तो बहुत बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा कोई समझौता भारत ने किया है। और सबसे बड़ी बात कि भारत का महत्व यहाँ पर यह है कि जो यूरोपीय संघ इतना बड़ा जो संगठन है उसने भारत के साथ ये समझौता किया दूसरी बार। मतलब US के बाद उसने भारत के साथ ये समझौता किया, तो दूसरी बार यूरोपीय संघ ने ये समझौता किया है भारत के साथ। तो बहुत बड़ी बात है ये भारत के लिए। तो यहाँ पर हमने ये सारी बातें कर ली और इस तरह हमने यहाँ पे यूरोपीय संघ के टॉपिक को भी समझ लिया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, बाकी जो बच्चे नॉर्मली पढ़ने वाले हैं उनके लिए कुछ खास दिक्कत होगी नहीं। ये कुछ आंकड़े होते हैं जिन्हें हमें शो करना पड़ता है, क्योंकि जो संबंध है उनके बीच व्यापार होता है, व्यापार वगैरह क्या हो रहा है, क्या समझौते लागू हो रहे हैं, तो वर्तमान समय को भी हमें थोड़ा दर्शाना पड़ता है। यही होती है फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत, हम यही स्टडी करते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें ऐड की गई थी आज की इस वीडियो में। और इस तरह हमने पूरी तरह भारत और यूरोपीय संघ के संबंध से संबंधित जो भी आपको पढ़ना था, जो आपका चैप्टर था, उसको पूरी तरह कवर कर लिया। तो इस टॉपिक को हमने पूरी तरह कवर कर लिया। अब जो भी टॉपिक आपके रह गए उनको भी जल्दी कोशिश है पूरी तरह आपको पढ़ा दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार लाइक भी कर दें, वीडियो को शेयर करें
और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू।